जय हिंद साथियों, मिलते हैं पॉलिटी विषय में एक नए टॉपिक के साथ में। और टॉपिक है जो कल या फिर बोल सकते हो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। वो क्या पढ़ा था? स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ा था। उसी के जस्ट बाद में जो एक अगला चैप्टर पॉलिटी में आता है वो आता है संविधान का भाग 11 और 12 या 11 से 12 तक। और इसमें जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी बातें हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो फाइनली शुरू करते हैं, ठीक है। तो भाग 11 में जो बात की गई है वो क्या की गई है देखते हैं। वैसे बात जो इसमें की गई केंद्र राज्य संबंध की बात की गई, केंद्र और राज्य का संबंध कैसा होगा। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक हम लोगों को देखना है। तो इसमें बात काय की गई है भाग 11 में केंद्र और राज्य के बीच में संबंध के बारे में, ठीक है। अब अनुच्छेद 249 शुरुआत करेंगे 249 से। अब सर आप ये कहेंगे कि सर आपने ये 245, 46, 47, 48 जो चीज मतलब की नहीं है, बिना फालतू में उनको मत पढ़िए, ठीक है। उतना पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, जरूरी है, जो एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय में 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? राज्यसभा संसद को देती है, ठीक है। जो राज्यसभा के सांसद होते हैं इनको क्या है? अधिकार है, या फिर बोल सकते हो जो संसद है वो राज्यसभा को क्या देती है? राज्य सूची के विषय में कुछ हद तक कानून बनाने का अधिकार, ठीक। ये बात काय में कही गई? 249 में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 253, जिसमें बात कही गई है संसद किसी अंतरराष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य में लागू कर सकती है बिना उस राज्य के अनुमति के। बिल्कुल कर सकती है। अगर आपने सुना हो तो पर्यावरण से रिलेटेड, काय से रिलेटेड? पर्यावरण से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हो एनवायरमेंट से रिलेटेड। इसके बाद अगर आपने सुना हो वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड है कि आप तेंदुआ नहीं मार सकते हो, काला हिरण नहीं मार सकते हो, और ऐसे जीव हैं जिनको संरक्षण मिल रखा है उनको आप नहीं मार सकते हो। तो ये क्या है? केंद्र ने आपके ऊपर ये नियम या कानून बनाया और आपको इसको मानना पड़ा। और ये बना कहां से था? तो अंतरराष्ट्रीय तौर पे बना था कि जो संकटा लुप्त प्रजातियां हैं जानवरों की या जीवों की, या जो लुप्त हो रहे हैं उनको हमें क्या करना? संरक्षण देना या संरक्षित रखना। अब जैसे आज की डेट में अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर खतरा है तो काहे के ऊपर है? बहुत सारे पक्षियों पे। एक चिड़िया आती थी गौरैया नाम की, इतनी बड़ी होती थी। गांव में या फिर जो कच्चे मकान होते थे उसमें जो ऊपर जो लकड़ी वाला और वो घास फूस बनी होती थी उसके अंदर अपना घोंसला बना लेती थी। पता चल रहा है घर पे बैठे सब लोग खा रहे खाना, वो भी धीरे से पास में आ गई, रोटी का टुकड़ा उठा के चली जाती थी। इतना बड़ा टुकड़ा उठाती थी, पूरे दिन अपना चलता था उसका। कहाँ देखने को मिल रही? कहीं मिल रही? खत्म हो गई। एक टाइम होता था कि शाम को जब अपने छत पे खड़े हुए, लोकल में अगर शहरों में देखा जाए तो छत पे खड़े हुए, गांव में देखा तो फील्ड पे रहे या फिर मैदानों में रहे, खेतों में रहे, तो एक सफेद कलर का बगुला निकलता था, बहुत सारे झुंड निकलते थे बगुले के। अब कहाँ देखने को मिलता है? एक टाइम था कि जब एक प्रजाति थी कौए की, कि एक कौआ जब मर जाता था तो पता चला कि नींद अगर लोगों की खुल रही है सुबह तो हजारों कौए गली में दिख रहे हैं, काव 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 कर रहे हैं। एक टाइम था कि नहीं था? इनके जितने बड़े होंगे हम लोग, ये बिटिया जितनी बड़ी है तब की बात है। लेकिन आज वो कौए कहाँ गए? आज वो सारे कौए इंसान बन गए। बन नहीं गए? कितने चालाक हैं आजकल के इंसान। वो कौए ही तो थे पहले जन्म में। इतना चालाक कहाँ है कि अपने बाप से भी, अगर देखा अपने माँ बाप से भी वो चालाकी कर लेता है। तो फिर कौए तो थे वो। और देखा जाए बहुत सारे जीव हैं, जैसे गंगा जी में एक मछली पाई जाती है, कौन सी? डॉल्फिन। हाँ, गंगा डॉल्फिन के नाम से जो फेमस है, ठीक है। वो देखो विलुप्त होने के कगार पे आ गई। बस ना चले अगर ये कुत्ते उत्ते खाने का कल्चर अपने साइड में हो तो कुत्ते जो है कब के विलुप्त हो चुके होते, क्योंकि मौका चाहिए आदमी को खाने के लिए। जाने क्या क्या अपने यहाँ पर वो पक्षी विहार बना है, उसमें लोग इंतजार करते जनवरी का कि कब पक्षी विहार में जनवरी में पक्षी आए और बढ़िया खाने को मिल जाए, और खा जाते हैं लोग। वहां के आसपास गांव वाले शिकार करने जाते हैं वहां पर पक्षियों को खाने के लिए। अब तो आने ही बंद कर दिया उन्होंने। भाई कितना खाओगे? वो भी तो समझ रहे कि तो हमें खा रहे हैं, हमारे बच्चों को खा रहे हैं। अब वो आने ही बंद कर दिया। विदेशों से पक्षी आते थे अपने यहाँ पे लाख बिहार में, कहीं नहीं कोई आ रहा, लेकिन सब खा गए लोग। खा रहे कि नहीं खा रहे? तो ये विलुप्त जो प्रजातियां हो रही हैं, सरकार अगर अंतरराष्ट्रीय तौर पे इनके लिए कुछ नियम कानून बनाए जाएंगे कि इनको थोड़ा संरक्षित किया जाए भाई, तो जो केंद्र सरकार है वो सभी राज्यों के लिए ये नियम लागू
कर सकती है। अब ऐसा थोड़ी ना कि राजस्थान में काला हिरन मरा और उत्तर प्रदेश में मारो तो लीगल है, ऐसा थोड़ी ना। यहाँ भी वही नियम है, बनाया किसने? केंद्र सरकार ने, और बना कहां से? ऊपर से। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 262। इसमें क्या कहा गया? नदियां राज्य सूची का विषय। काहे की? राज्य सूची का। तभी यहाँ पर होता है काहे का विवाद? नदियों का। नदियों का विवाद होता है जल को लेके, कि इतो जल तुमने इस्तेमाल कर लो, इतनो हमने कर लो, तुम्हारे यहाँ गेहूं उगाया जा रहा, हमारे यहाँ धान लगाई जा रही है, जो भी है, तुमने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, हमारे पास इतना ही आ रहा। तो इसको लेके विवाद भी इसी वजह से होता है, क्योंकि नदियों को काहे की सूची में रखा गया? राज्य सूची में। अतः ये राज्यों के बीच उत्पन्न नदी विवाद को सुलझाने के लिए जजों का एक समूह बनाया जाता है, जिस न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? न्यायाधिकरण या ट्रिब्यूनल। अगर इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है तो एक जजों का समूह बनाया जाएगा और एक ऐसा समझौता करा दिया जाएगा कि कुछ इनको मिले और कुछ उनको भी मिले। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल के विवाद को लेकर, ठीक है, इसका इतना पानी तुम उपयोग कर सकते हो, इतना तुम उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। ये देखो लिखा भी है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडुचेरी के बीच में है। नहीं, कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, केरल और पांडुचेरी के बीच में महानदी जल विवाद। और महानदी जल विवाद कहाँ पे है? तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच में। ये सब चारों एक ही बीच में है। ठीक है, अब कहोगे सर ये कावेरी यहाँ तो केरल में तो बहती नहीं है, तो इसकी जो सहायक नदियां वो तो आ रही है ना, पेरियार वगैरह कहाँ जा रही है? ये और भी जो नदियां यहाँ पर जो इसके साथ में मिल रही हैं कावेरी नदी में, वो भी तो कावेरी नदी तंत्र का ही हिस्सा है, तो उसका भी जल को लेके विवाद है। ठीक, और महानदी का विवाद काय को लेके है? छत्तीसगढ़ से ओडिशा के मध्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ ऊपर है, ओडिशा नीचे है, तो वो पानी ज्यादा रोक लेता है इस वजह से। ठीक, आगे बढ़े, चलो भाई आगे देखते हैं। एक नोट पॉइंट है, और नोट पॉइंट में क्या है? नदियों को संघ सूची में होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि विवाद ही नहीं होगा। अगर संघ सूची में होंगे तो केंद्र सरकार जो नियम कानून बना देगी वो मानना ही पड़ेगा, राज्य में क्या मानेंगे ही नहीं ऐसे वो। ठीक, इसके बाद में अनुच्छेद 263, जिसमें कहा गया अंतरराज्यीय परिषद या अंतरराज्य परिषद। इसमें क्या बात कही गई है? अंतरराज्य परिषद की बात की गई है। और क्या होती है? राज्यों के विवाद को सुलझाने के लिए इसका गठन किया जाता है। काय का? अंतरराज्यीय परिषद का। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, कुछ कैबिनेट मंत्री उसके सदस्य होते हैं। किसके? अंतरराज्यीय परिषद के। इसके सदस्य कौन होंगे? एक तो सीएम होंगे और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। ठीक, कैबिनेट मंत्री होंगे। पीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होगा? अध्यक्ष होंगे पीएम। साल में इसकी 3 बैठक हो सकती है। अगर ऐसा कोई विवाद होता है तो साल में कितनी बैठक होंगी? तो 3 बैठक होंगी एक साल में। बात यह अंतरराज्यीय परिषद, जैसे कि कावेरी जल विवाद हुआ होगा तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन हुआ, या और कोई विवाद, जगह को लेके विवाद, किसी गांव को लेके विवाद। कुछ गांव ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं। जैसे अगर आपने एक पिक्चर देखी हो अक्षय कुमार की, आई थी जोकर, देखी थी, जिसमें वो एलियन से बात करता था, एलियन भी आता था लास्ट में। देखिए जोकर, देखिए, हालांकि वो फ्लॉप गई थी मूवी, सबसे बड़ी फ्लॉप गई थी अक्षय कुमार की वो मूवी। लेकिन उसमें यही था कि वो गांव को पगलापुर गांव बताया जाता है, वो गांव को कोई मानता ही नहीं है। वो 3 राज्यों के बीच में स्थित था। तो 3 राज्य जैसे बता सकते हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, इधर एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, इन तीनों के बीच में वो राज्य, तीनों सीमा साझा कर रहा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। अब ना तो यूपी वाले इसको मान रहे विकास कराने के लिए, ना एमपी वाले और ना छत्तीसगढ़ वाले। और वहां निकल आता है एलियन, आता वहां निकल आता तेल। और जैसे ही ऑयल निकलता है, यही गाड़ियों में पड़ने वाला तेल, यही सब ऑयल पेट्रोलियम निकलता है, जैसे ही वहां पर पता चले कि तीनों राज्य के नेता आने लगे, अरे तुम हमारे गांव, हमारे उसके हो। और पहले उसको कोई मान ही नहीं रहा था। तो ये सब बात है। पगलापुर में वो लोग टूरिज्म विकसित करते, यहाँ एलियन आते हैं, वो मटके वटके लगा के, लाइटें वाइटें लगा के घूमते थे जंगल में। देखा है मूवी? देखना जाके, मजेदार है, हालांकि वो चली नहीं। अगला पॉइंट है, सरकारिया आयोग के सिफारिश से सर्वप्रथम 1990 में केंद्र राज्य संबंध को मजबूत बनाने के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया। अब अगर ये जो संविधान में जुड़ा है 263 अंतरराज्यीय परिषद या अंतरराज्यीय जो परिषद जो है, और ये काहे के, तो केंद्र राज्य संबंध में जोड़ा गया, तो ये सरकारिया आयोग के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1990 में। ठीक है, सर्वप्रथम।
आगे बढ़ते हैं, संविधान का भाग 12। फाइनली अपना यहां तक हो जाएगा 80% संविधान खत्म। अगले सप्ताह में आपका पॉलिटी विषय पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हिस्ट्री खत्म हो चुका, जियोग्राफी खत्म हो चुका और पॉलिटी भी अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगा और फिर शुरू करेंगे एकदम नए सिरे से सब कुछ। ठीक, तो भाग 12 और भाग 12 में अनुच्छेद 264 से लेके 300 तक हम लोगों को देखने को मिलता है। अब इसमें बात काय की गई, वित्त से रिलेटेड, संपत्ति से रिलेटेड, संविदा से रिलेटेड। अगर हमारी बात आपको याद हो तो एक हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा था, जो पहले 7 थे फिर 6 बचे, जो एक हट गया था संपत्ति का अधिकार, वो अधिकार काय में जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद 300 का जोड़ा गया था। तो काय से रिलेटेड था, संपत्ति से रिलेटेड था कि नहीं था? तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वित्त से रिलेटेड मतलब पैसे से, संपत्ति मतलब पैसे से, संविदा मतलब टैक्स वैक्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो सब काय में कही गई, भाग 12 में। भाग 12 में टैक्स और पैसे से रिलेटेड सारी बातें कही गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 265 में क्या कहा गया, बिना संसद में पारित विधेयक पर टैक्स नहीं लिया जा सकता। अगर कोई विधेयक संसद में पारित नहीं हुआ है तो उस पर आप टैक्स नहीं ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि विधेयक तुमने जब माना तो कानून बनाए दो और वो पारित हुआ नहीं और तुम टैक्स लागू कर दोगे, टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 266। ठीक है, अनुच्छेद 266 और इसमें क्या कहा गया है, भारत की संचित निधि, काय की बात की गई, भारत की संचित निधि, सरकार का समस्त धन संचित निधि के रूप में आरबीआई के पास क्या रहता है, जमा रहता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में बात कही गई है, तो अनुच्छेद 266। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये काफी बार एग्जाम से पूछा भी गया, तो याद रखना, केवल इतना ही याद रखना, इतना कि भारत की मतलब केंद्र की जो संचित निधि है वो कहां पर है, कौन से आर्टिकल में देखने को मिलती है, तो अनुच्छेद 266 में। 266 भारत की संचित निधि। अब होती क्या है कि सरकार का जो समस्त धन है वो कहां रहता है जमा, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सरकार की बैंक है उसके पास जमा रहता है। तो वही जो धन जो उसके पास जमा है उसी को क्या बोलते हैं, संचित निधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद को विनियोग विधेयक पारित कराना होता है। अगर आपको याद हो जब हम लोग संसद के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये सब बताया था, विनियोग विधेयक कैसे पारित कराया जाता है, तभी आप पैसा निकाल सकते हो। अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है तो विनियोग विधेयक पारित कराना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पॉइंट, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का वेतन वो काय से दिया जाता है, तो भारत की संचित निधि से। मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन काय से दिया जाता है, भारत की संचित निधि से। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का भी वेतन काय से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। तभी तो हमने बोला ही है, दिमाग नहीं लगा पाए। राज्य की बात है तो राज्य की संचित निधि, और अगर देश की बात आए तो भारत की संचित निधि। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, से दिए जाते हैं। अगला पॉइंट है महान्यायवादी को सेम ही है, वहां पर स्पेस की वजह से यहां पर आ गया, स्पेस की वजह से क्या मिसटाइप होके नीचे आ गया। महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता, भारत के महान्यायवादी को संचित निधि से वेतन नहीं दिया जाता, बाकी सबको जो केंद्र में जॉब करते हैं उनको मिलता है। ठीक है, अगला पॉइंट अनुच्छेद 267, इसमें बात काय की कही गई है, आकस्मिक निधि की। संचित की निधि की बात की गई है 266 में, आकस्मिक निधि की बात की गई है 267 में। किसी आकस्मिक स्थिति में तत्काल धन उपलब्ध कराने के लिए आकस्मिक निधि बनाया जाता है। अब पता चले कि कोविड देखो वापस आ रहा, अचानक एक दिन में पता चले लाखों केस निकल आए, अब ऐसे में क्या होगा, भारत सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, फिर कुछ और कुछ सोचना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या होगा, पैसा चाहिए होगा, और वो अचानक चाहिए होगा, तो वो काय से निकालेंगे, आकस्मिक निधि से। ठीक है, ये भी होता है। आगे देखते हैं, आकस्मिक निधि से धन राष्ट्रपति निकालते। कौन निकालते हैं, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री ने कह दिया भैया हमें पैसा चाहिए और हमें पैसा निकाल के दो, आकस्मिक चाहिए हमें, तो राष्ट्रपति तुरंत पैसे निकाल के देंगे। आकस्मिक निधि से हमेशा 500 करोड़ रुपए, मतलब 500 करोड़ रुपए आकस्मिक निधि में मिनिमम होने ही चाहिए। ये हर एक सरकार का क्या होना चाहिए,
दायित्व है या कर्तव्य है कि उसमें 500 करोड़ रुपए हर हाल में चाहिए ही चाहिए, उसमें रखे होने चाहिए कि कभी जरूरत पड़े तो निकाल लो। जैसे नहीं मम्मी के होते हैं वो पुरानों वालों बैग होता है, पहले तो एक टाइम होता था, वो जमाना ही चला गया कि नानी और दादी होती थी ऐसे करके धोती निकालती थी और कोर में पैसे गांठी बांध के रख लेती थी सिक्के, वो अलग ही था ना, 2 रुपए मिल जाते थे। अब तो वो जमाना ही चला गया कि यहाँ से ऐसे करके, अब तो यो बैग चला था, फट से ऊपर वाली चैन खोली, अरे जा में तो लिपस्टिक रखी है, अंदर वाले में देखा था यही होता कि नहीं होता है, अंदर देखा तो शीशा रखे हैं वहां में, क्रीम पाउडर रखो है। अब तो नानी के बैग, नानी की धोती में भी नहीं रखते हैं, वो कोने में रखती नहीं, बैग में भी नहीं मिलते हैं, जमाना ही चेंज हो गया। और उस टाइम ये था कि पैसे बचा के भी रखती नहीं मम्मी वगैरह, कि अचानक कभी जरूरत पड़ जाए तुरंत ही ले डंडा रख। पुराने लोग अब भी ऐसा करते हैं कि वो पैसा अपना थोड़ा बहुत बचा के रखते हैं। जैसे हमारे बाबा और दादी है, वो है बहुत, कमरे में एंट्री तभी अकेले नहीं मिलती है जल्दी कि ये आएगा अंदर कुछ कलाकारी करेगा, छोड़ेगा कि इसमें क्या, लेकिन लेटते साथ में ही है, कमरा भी वो कंबाइंड वाला है हमारा और बाबा दादी का, लेकिन है तो उसमें खेल, बचा के रखते पैसे। लेकिन जब जरूरत पड़ती है, अगर बाई चांस जरूरत हमें पड़े तो फिर तुरंत पूछिए का है, मुंह लटका का बैठे, बहुत जरूरत है पैसे, का जरूरत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, तुम बैठे का है, बताओ ना, बोलो ना, कितो चाहिए 5,000 बताइयो ना, अम्मक ना बताइयो, धीरज बोल दे अम्मक ना बताइयो, है अम्मक ले ले तो पापक ना बताइयो, दोनों लोगों पे एक दूसरे से होता है कि नहीं होता है, तो सबके साथ होता होगा। अब वो जमाना चला गया, लेकिन वो एक अलग ही जमाना होता था कि अगर अम्मा झूठ बोल रहे हैं या नानी झूठ बोल रही, तुरंत हमने धोती देख ले सोच के अच्छा झूठी बोल रहे, गांठी फरल लगे, या गांठी उनकी दिख गई, जैसे वो जमीन पे बैठती थी तो पट्ट से आवाज नहीं आती सिक्के की, तो वो आवाज अच्छा सिक्का, तुरंत तुरंत निकाल लेते। तो ये था, अब वो जमाने चला गया। अगला अगला देखते हैं अनुच्छेद 275, जिसमें बात कही गई है विशेष राज्य की या विशेष अनुदान की बात की गई है। ठीक है, जिन राज्यों में प्राकृतिक आपदा, मतलब कोई डिजास्टर आ जाए, नेचुरल डिजास्टर आ जाए, प्राकृतिक आपदा, जैसे कि अभी बादल फट जाते हैं कभी कभी उत्तराखंड में सुनने को मिलता है, हिमाचल में, तो ऐसी कोई आपदा आ जाए, तथा भौगोलिक विषमता होती है, भौगोलिक विषमता अर्थात भूकंप आ गया है, या फिर पता चला बादल फट गया कहीं पे, कहीं भूस्खलन हो गया, ये क्या है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। या फिर इतनी बारिश अपने तिरुआ में हो गई कि पूरे में तिरुआ में पानी भर गया, एक बार ऐसा भी हुआ था 2-3 साल पहले कि नदी में बाढ़ आ गई थी, हम लोग जीवन में नहीं देखी थी, और कहां से यहाँ तक चंदन होटल तक पानी आ गया, उधर फगुआ भट्टा तक दूर दूर तक पानी पानी था, देखा था, वो तो सभी ने देखा होगा स्थिति है। तो वो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तथा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप होते हैं, जैसे कि जो इंटरनेशनल जो बॉर्डर है उसके पास में, जैसे कि राजस्थान के कोर जो बॉर्डर के पास में जो कोर एरियाज है, वहां पर कुछ है कि पता चलो तो गोले गिरे हुए आएंगे, बेचारों का नुकसान होता ही रहा, तो वहां पे टेंशन भी रहती है, उनका नुकसान भी होता ही रहता है, तो उन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, इन्हें लगभग 80% विशेष राज्य नहीं विशेष अनुदान दिया जाता है, और लगभग कितना, तो 80% पैसा उनको दे दिया जाता है, अगर उनका नुकसान हुआ तो उसका 80% सरकार उसकी भरपाई कर देगी। ठीक है, उस राज्य को, और राज्य किसको कर देगी, उन लोगों को जो उस आपदा में प्रभावित, जैसे बादल फटा, अब तुमने सुना होगा कि बादल फटा, सब लोगों ने मांग की 5-5 लाख रुपए दिए जाए, इनके जिनके परिवार के लोग चले गए, चल बसे, तो तुरंत ही जो अनुदान दिया जाएगा वो राज्य को दे दिया जाएगा विशेष अनुदान के तहत। राज्य देखेगा लिस्ट में देखा नाम लिख के 5 लोगों के मरे 500 लोग, वहां पे होता है यही, 5 लोगों को अनुदान मिल जाता है, जो बचे बचाए 495 हैं, वो बेचारे रोते रहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं अनुच्छेद 280, इसमें बात की गई है काय की, वित्त आयोग की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट काय की बात की गई है, वित्त आयोग की, और बात काय में की गई है, अनुच्छेद 280 में। यह केंद्र राज्य में कर का बंटवारा करता है, काय का, कर अर्थात टैक्स बांटता है कि भैया टाफी है, जवाली टाफी, ऑरेंज वाली टाफी पे तुम ले वो, और का याद है जो बवाली याद है चॉकलेट वाली क्लियर वाली पे बापे हम लिए, मतलब बता दिया कि इस टाइप से उन लोगों ने आपस में बांट, किसने बांट दिया, वित्त आयोग ने आपस में दोनों को बांट दिया। इसमें 4 सदस्य तथा 1 अध्यक्ष होता है, इसमें कितने टोटल सदस्य होंगे, तो 5 लोग होते हैं, इसमें 4 सदस्य और 1 क्या होगा, अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की योग्यता रखता है, काय के बराबर की, सुप्रीम कोर्ट के या सर्वोच्च न्यायालय के जज के बराबर की
योग्यता रखता है कौन? जो वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ठीक, अध्यक्ष जो होगा वित्त आयोग का वो कैसा होगा? अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का अच्छा जानकार तो होना ही चाहिए, तभी तो कर ही पाएगा। पता चला कि बैठा दिया गया गणित वाले को, तो गणित वाला कैलकुलेशन कर लेगा, वहां पे टैक्स वैक्स का थोड़ी ना बंटवारा कर पाएगा। जिसने पढ़ा होगा प्रॉपर तरीके से टैक्स के बारे में वही तो कर पाएगा। अब सीए का काम अगर तुम कल को कंपटीशन वाले किसी लड़के दे दो, कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। या कोई क्वालिफाई आईएएस को दे दो सीए का काम, कैसे कर लेंगे? इसका जो काम है वही तो कर सकता है। तो वही ये टैक्स वैक्स का बंटवारा कौन कर सकता है? इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री होगा वही कर पाएगा। तो इसी वजह से वो अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होना चाहिए कौन? वित्त आयोग का अध्यक्ष। और ये बात काय में की गई? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग, 280 में वित्त आयोग की बात की गई, और इसमें राज्य और केंद्र के कर का बंटवारे की बात की गई। जो करवाएगा, इसमें सदस्य कितने होते हैं? तो टोटल 5 सदस्य होते हैं, सब मिला के 5 सदस्य होते हैं, जिसमें 4 सदस्य होंगे प्रमुख और एक उनका अध्यक्ष होगा। जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर अपनी हैसियत रखता है, योग्यता रखता है और अर्थशास्त्र का अच्छा जानकार होगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला पॉइंट है, अब तक 15 वित्त आयोगों का गठन हो चुका है। पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष, सबसे पहले वित्त आयोग जो बना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो केसी नियोगी जी जो थे वो पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो अभी बिल्कुल चल ही रहा है, तो उसके अध्यक्ष कौन है? तो वाई रेड्डी जी, ठीक है, ये थे। और 15वें जो अभी चल रहा का मतलब अभी बिल्कुल चल ही रहा था उन्हीं लोगों का, 14वां आया, फिर 15वां आया, हो सकता है 16वां भी आ गया हो। तो इसके ये पूछ लिया जाते करंट से रिलेटेड। जो 15वां वित्त आयोग बना था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह। आगे देखते हैं, वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। नोट पॉइंट में, वर्तमान में राज्यों को उनके कुल टैक्स का 41% लौटा दिया जाता है। बात समझे? 100% राज्यों ने पता चला टैक्स दिया किसको? केंद्र को। तो उसमें से लगभग 40% प्रत्येक राज्य को उसका टैक्स वापस कर दिया जाता है, और 60% में केंद्र और जगह पर काम करती है। पता चला पांडुचेरी में तो उतना टैक्स नहीं मिल रहा, लेकिन देना तो पड़ेगा, वहां पर विकास कार्य के लिए देना तो पड़ेगा। अब पता चला कि उत्तर प्रदेश से टैक्स तो 100% जा रहा, 40% तो मिल रहा, लेकिन उत्तराखंड में पता चल रहा कि आपदा आ गई, अब वहां पर टैक्स इतना नहीं आ रहा जितना यहाँ पर आ रहा। यूपी कंपैरिजन कौन कर लेगा भाई? इतनी जनसंख्या है कि 1-1 रुपया अगर फेंक देंगे तो भी पता चले कि बहुत हो जाएगा। हैं? कितनी जनसंख्या है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की? है 20 करोड़ के लगभग तो थी 2011 की जनगणना के अनुसार, अब तो 30 करोड़ के आसपास होगी। हाँ, लगभग 30 करोड़ के आसपास होगी। 30 करोड़ का मतलब समझ रहे? 1-1 रुपया अगर सबने दे दिया, 30 करोड़, 8-10 लैम्बोर्गिनी बाहर खड़ी हुई है, समझ रहे हो? 1-1 रुपया देना केवल सबको। तो ये है जलवा अपने यहाँ का, यूपी का। तो ऐसा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट जो है क्या है कि अनुच्छेद 292, इसमें क्या कहा गया है? केंद्र सरकार विदेशी ऋण ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। मतलब जो केंद्र सरकार है वो विदेशी ऋण अर्थात विदेशों से कर्जा ले सकती है जो भारत के संचित निधि पर भारित होता है। और भारित काय पे होगा? अगर केंद्र सरकार ने कोई ऋण लिया, कोई लोन लिया, तो भरना किसको पड़ेगा? भारत की संचित निधि को भरना पड़ेगा। देना कहां से होगा उसको? भारत की संचित निधि से। समझे? सरकार बदलने पर भी यह ऋण चुकाना पड़ता है। मतलब अगर सरकार चेंज भी हो गई तो भी ये जो लोन ले रखा है किसी सरकार ने, वो लोन किसको चुकाना पड़ेगा? भारत की संचित निधि को। ठीक है, अगला है 293, जिसमें कहा गया है राज्य सरकार भी विदेशी ऋण ले सकती है, किंतु उसे केंद्र से अनुमति लेनी होगी। अगर राज्य सरकार को लोन लेना है तो वो लोन ले सकती है अनुच्छेद 293 के तहत, और परमिशन लेनी पड़ेगी उससे लेने के लिए, किससे? केंद्र से। ठीक, आगे अनुच्छेद 297, जिसमें कहा गया भारत के क्षेत्र या जमीन से मिलने वाली मूल्यवान वस्तुएं जैसे सोना, पेट्रोलियम इत्यादि पर केंद्र सरकार का अधिकार होगा। पता चले तिरवा के अंदर में सोने के खान निकल आए हैं, तो इस पे अधिकार राज्य का ना होकर किसका होगा? केंद्र सरकार का। वही इसमें से खनन करेगी। किंतु भूमि से गैर कानूनी वस्तु या खतरनाक वस्तु व्यक्ति का होगा,
जैसे बात समझना, देखो कितनी फनी बात लिखी। अगर हमारा घर है ये, ठीक है, अपनी क्लास है, इसके नीचे से अभी सोना चांदी निकल आए तो किसका होगा? केंद्र सरकार का। और इसके नीचे से भी असला निकल आए, कट्टा बारूद निकल आए तो किसका होगा? ये मकान मालिक का। डरा कौन जाएगा? मकान मालिक। मतलब बात समझो यार, कि कट्टा वट्टा निकल आए तो हमारा हो गया, और सोना निकल आए तो तुम्हारा हो गया। वाह भाई वाह। आगे अगला पॉइंट है क्या? वित्त आयोग अध्यक्षों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 300 जिसमें कहा गया वाद और कार्यवाहियां, वाद अर्थात बातों के बारे में जो एक दूसरे से बातें हुई और उनकी कार्यवाहियां क्या चल रही है उनके बारे में, इन सब की चर्चा काय में है? तो अनुच्छेद 300 में। ठीक। अनुच्छेद 300 का में आपको पता ही है, संपत्ति का अधिकार था जो हमने पढ़ाया था, जो अभी कानूनी या विधिक अधिकार है हो गया है। पहले ये क्या था? मौलिक अधिकार। कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती है, किंतु सरकार छीन सकती है। जिस दिन सरकार को ये भी अच्छा नहीं लगा तो छीन लिया जाए। अब आ जाते हैं अनुच्छेद 360 के बाद में देखेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वही हैं जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आ चुके हैं, और वो क्वेश्चन क्या होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। ये अगर आपको पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी ये, और इससे पहले की क्लास, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी ग्रुप की, पर्ल एकेडमी की, आप वहां पर जाना और ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास में मजा आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको लग रहा हो, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो वो तो कर ही लेना, क्योंकि परमानेंट क्लासें मिलने वाली है। पूरा सिलेबस आपको कंपटीशन लेवल का वनडे एग्जाम का एकदम फ्री में मिलने वाला है। और अगर आपको लग रहा है कि हमारा कोई दोस्त है या जानने वाला है जिसको ये क्लास भेजनी चाहिए, तो उसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।